आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। गाजा में फलस्तीनी कत्लेआम पर तुर्की में इस्लामी ताउन तंजीम का एक गैर मामूली इजलास मुनक्किद किया गया। इस्लामिक ममालिक ने एक सुर में फलस्तीनी हलाकतों पर इजराइल की सख्त मजम्मत की। इस्तांबुल में मुनक्किद इस इजलास में मुतालबा किया गया कि फलस्तीनियों के हलाकतों की बैनुल-अक़वामी इदारे से जांच कराई जाए और फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाजा में बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स तैनात की जाए। इस्लामी ममालिक ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वह फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाएं। वाज़ेह है कि पीर के रोज गाजा और इसराइल की सरहद पर जारी मुजाहरों के नतीजे में अब तक 62 फलस्तीनी हलाक जबकि 2000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीनी शहरी अमेरिकी सफारत खाने की तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकली के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। हम बैनुल-अक़वामी बरादरी से अपील करते हैं कि वो फौरन फिलिस्तीनियों पर हो रहे इजरायली मजालिम को रोके और फिलिस्तीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हम फिलिस्तीन में अमन चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स तैनात की जानी चाहिए ताकि फ़िलिस्तीन इजरायली दहशतगर्दी का शिकार न बने। इजराइल ने गजा में जो कुछ किया है उसके लिए कसूरवार ठहराया जाना चाहिए। हम आलमी बरादरी से अपील करते हैं कि वह फ़िलिस्तीन पर हो रहे मजालिम को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं। और इससे कबल गाजा में फलस्तीनियों की तशद्दुद पर अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कमीशन ने गाजा तशद्दुद के आलमी तहक़ीक़ात करने के लिए एक टीम भेजने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हुकूक ज़ैद राद ने गाजा में इजरायली फ़ौज की ताकत के इस्तेमाल को तनक़ीद का निशाना बनाया। राद ने कहा कि ऐसे कोई इशारे नहीं मिलते हैं कि इजरायली फौज ने हलाकतों को कम करने की कोई कोशिश की हो। यह बयान उन्होंने जिनेवा में इंसानी हुकूक की काउंसिल के इजलास के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि काबिज कुव्वत के तौर पर इजराइल ने फलस्तीनियों को एक गंदी बस्ती में महसूर करते हुए उन्हें वकार से महरूम कर दिया है। वाज़ेह है कि गाजा में इजरायली सरहद पर एहतजाज के दौरान 60 से ज्यादा फलस्तीनियों की हलाकत पर पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ गम और गुस्सा पाया जा रहा है। Nobody has been made safer by the horrific events of the past week. The human rights situation in the occupied Palestinian territory continues to deteriorate. Settlement building has again accelerated this year, together with rising settler violence. Demolitions of private property continue, including punitive demolitions which constitute a deplorable form of collective punishment. और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार एक्सपर्ट शौकत भारती साहब। उनसे बात करेंगे इस खबर पर, इस मामले पर। शौकत साहब, खैर मकदम आपका जी सलाम पर। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि गाजा कत्लेआम पर इस्लामिक ममालिक अभी जागे हैं। इस्तांबुल में हुए इजलास में फिलिस्तीन में पीस कीपिंग फोर्सेस की तैनाती की मांग की गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब एम्बेसी खोलने की बातचीत हुई थी यरूशलेम में, तो इस्तांबुल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में 128 लोगों ने वोट दिया था अमेरिका के अगेंस्ट। लेकिन जो कुछ करना था वो अमेरिका ने कर दिया। 6 दिसंबर को उसने ये डिक्लेयर किया था कि हम 12 मई को एम्बेसी खोलेंगे। जो कुछ करना था उसने अमेरिका ने, इसराइल ने कर दिया। और आप ये देखें, दूसरी ये मीटिंग हुई है, इसके अंदर भी यही बातचीत की गई है कि भाई हम ये कहेंगे कि एक कमेटी हो और उसके बाद वो कमेटी जाए और इसराइल को सजा दे। फिर ये साल भर का टाइम लगेगा, इसका भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की एक फॉर्मेलिटी चल रही है। जो सीरियस अगर मुस्लिम ममालिक को करना है इसके, तो फिर उनको स्टैंड लेना पड़ेगा। अभी आप देखिए कि अमेरिका ने जैसे ही जो 2 ग्रुप हैं वहां के ऊपर, हमास और हिजबुल्ला, जिसने हिजबुल्ला ने 2000 में भी इनको डिफीट दिया और 2006 में भी, तो इनके ऊपर जैसे ही सैंक्शन लगाया तो खलीज फारस के 6 ममालिक जो हैं मुस्लिम ममालिक, जिसमें सबसे आगे सऊदी अरब है, उसने फौरन सैंक्शन लगा दिया। यानी इसराइल से रिलेशन ब्रेक जब तक नहीं करेंगे मुस्लिम कंट्रीज, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी और वो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। टर्की में अभी इलेक्शन है और इसलिए वहां से 3000 लोगों को वहां से ले गए, वहां उनका इलाज कराएंगे और उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्क्रीट अगर डिसीजन करना है तो सबसे पहले सीरिया में पीस होनी होगी। सीरिया ही सप्लाई लाइन है जो हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करती है, और जिस लाइन को अगर पावरफुल नहीं किया जाएगा तो इसराइल इस तरह की नौटंकी करता रहेगा।
और कोई इसराइल के खिलाफ बोलने वाला नहीं है। जॉर्डन उसके साथ जुड़ा हुआ है, सऊदी अरेबिया उसके साथ जुड़ा हुआ है, अभी आप देखिए बहरीन पूरी तरीके से उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो सबके सब तो अगर साथ देना है फिलिस्तीनियों को, वाकई बैतुल मुकद्दस की हमदर्दी है, तो इनको सबसे पहला काम ये करना होगा कि इसराइल से रिलेशन ब्रेक करें। इसराइल से रिलेशन ये ब्रेक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इसराइल से रिलेशन तो हम तो देख रहे हैं, जितना जुल्म फिलिस्तीनियों पर बढ़ रहा है उतना मुस्लिम कंट्रीज के रिलेशन इसराइल से बढ़ते चले जा रहे हैं, मजबूत से मजबूत तर होते चले जा रहे हैं। क्या वजह है? तो ये सब नहीं चल पाएगा। ये एक ड्रामा है, ठीक है। और जाहिर सी बातचीत है, जो मुल्क इस पे इनिशिएटिव ले रहे हैं उसमें सबसे आगे ईरान है, और ईरान लगातार हमास को भी सपोर्ट कर रहा है और हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट कर रहा है। उनके यहाँ का स्लोगन है कि एक एक बाल्टी पानी अगर डाल दोगे तो इसराइल बह जाएगा। 37 साल से इस आवाज को उठाया जा रहा है और कोई इस्लामिक मुल्क जो है सब सो रहे हैं वहां के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक इंसानी इदारे ने भी अमेरिका की मुखालफत के बावजूद गाजा कत्लेआम की जांच का हुक्म दिया है। इससे इजराइल के लिए कितना बड़ा सेटबैक माना जाए? आप ये बताइए, हम तो काउंट भी नहीं कर सकते कि कितनी जांच कमेटी इससे पहले की तमाम जांच हुई है, क्या नहीं किया इन्होंने, गजा के ऊपर क्या नहीं किया इन्होंने, मतलब कितना इन्होंने जो है कष्ट नहीं किया है, क्या किया है, क्या ये रिपोर्ट आ जाएगी, उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कौन करेगा? जो चाह रहे हैं ये कर रहे हैं, जो अमेरिका चाह रहा है वो हो रहा है यहाँ के ऊपर। हमें ना यूनाइटेड नेशन के ऊपर, ना हमें सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, हमें अपने आप को जो 57 कंट्री खड़े हुए हैं इनको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। आज अगर सऊदी अरेबिया वगैरह, अमेरिका वगैरह से अपने पैसे निकालना शुरू करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो जाएगा और वो प्रेशर जो है इसराइल के ऊपर ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन फिलिस्तीन का मसला, फिलिस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाया गया और सबसे पहला और पुराना मसला है ये, अब तक ये हल नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी कि अब इस इदारे की मानवियत क्या रह गई है, इस पर कुछ कहेंगे? अब आप ये बताइए, अभी आप ये देख लीजिए कि ये जो है न्यूक्लियर मुआहदे से निकल गए, यूरोपीय यूनियन उधर है, सब सारे कंट्री एक तरफ है। क्या किया यूनाइटेड नेशन ने? अभी डूमा का रिपोर्ट आई कि वहां के ऊपर कोई केमिकल नहीं था और इन्होंने 103 मिसाइल मारे। क्या हुआ? अभी रोजाना होता रहता है। ये तो नौटंकी है यूनाइटेड नेशन की, सिक्योरिटी काउंसिल की। ये कुछ नहीं कर सकता है और ये सब कुछ जो है एक दिखावा है, ड्रामा है। करना होगा तो इस्लामिक कंट्रीज को करना होगा, जो भी करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब जी सलाम से इस मौजू पर बात करने के लिए। तो ये थे मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती। बात करेंगे अफगानिस्तान के नंगारहार सूबे के जलालाबाद में एक स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 45 दीगर जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक मशरकी अफगान शहर जलालाबाद में यह हमला मकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे उस वक्त किया गया जब यहां पर डे नाइट क्रिकेट मैच चल रहा था। हुक्काम के मुताबिक खचाखच भरे स्टेडियम में सिलसिलेवार 3 धमाके हुए। फिलहाल किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, ताहम तालिबान का कहना है कि वो इस हमले में मुलव्विस नहीं है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान हुकूमत मुल्क में क्रिकेट को बढ़ावा दे रही, जबकि वहां के इंतहा पसंद लगातार इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अमेरिकी रियासत टेक्सास के एक हाई स्कूल में गोलीबारी की एक वारदात में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर 10 जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर स्कूली तलबा शामिल हैं। यह वारदात ह्यूस्टन के करीब 50 किलोमीटर दूर सांता फे हाई स्कूल में हुई है, जहां पर एक नौजवान ने स्कूल में दाखिल होकर के फायरिंग शुरू कर दी। और इसके नतीजे में अगर हम बात करते हैं, इसके नतीजे में जिस पिस्तौल और शॉटगन का इस्तेमाल किया गया वो वालिद ने कानूनी तौर पर इसे खरीदा था। मकामी पुलिस के मुताबिक इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। It's with a very heavy heart that I can confirm that as of this time there have been 10 lives that have been lost and another 10 that have been wounded. It's time in Texas that we take action to step up and make sure this tragedy is never repeated ever again in the history of the state of Texas. यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर।
आगे बढ़ते हैं। क्यूबा के सरकारी एयरवेज का एक मुसाफिर बरदार तैयारा उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया। जराये के मुताबिक इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग हलाक हो गए हैं, जबकि 3 मुसाफिरों को बचाया गया है, लेकिन इनकी हालत काफी नाजुक है। एयरपोर्ट जराये ने बताया कि बोइंग 737 तैयारा हवाना के जोस मार्टी एयरपोर्ट से हालगुइन के लिए उड़ान भरा था। उड़ान भरते ही यह तैयारा एयरपोर्ट के पास एक खेत में जाकर गिरा। चश्मदीदों ने जाय वारदात पर काला घना धुआं उठते हुए देखा और कुछ देर बाद इसमें आग लग गई और पूरा तैयारा जलकर खाक हो गया। क्यूबा के सदर मिगेल डियाज कैनल ने जाय हादसे का दौरा किया है और मामले की जांच का हुक्म दिया है। उन्होंने क्यूबा में 2 दिन के कौमी सोग का ऐलान भी कर दिया है। शाम के लिए रूसी सदर के नुमाइंदे अलेक्जेंडर लाफ्रांतियो ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शाम से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला के हवाले से जो बयान दिया है उसका मतलब उन तमाम फोर्सेस से है जो उस वक्त शाम में मौजूद हैं। वाज़ेह है कि सोशी शहर में शाम के सदर बशर अल असद के साथ मुलाकात के दौरान सदर पुतिन ने कहा था कि शाम में बागियों की शिकस्त के बाद अब तमाम बैरूनी मुल्क की मिलिशिया को शाम से बाहर चले जाना चाहिए। रूस का कहना है कि सदर पुतिन के बयान शामी सरजमीन में मौजूद तमाम अस्करी ग्रुपों के लिए हैं, जिनमें अमेरिका, तुर्की, ईरान और इसके अलावा हिजबुल्लाह भी शामिल है। अलेक्जेंडर लाफ्रंतियो ने कहा है कि रूसी सदर का यह बयान एक सियासी पैगाम है जिस पर सभी ममालिक को अमल करना चाहिए। इधर रूस ने एक बार फिर कहा कि साबिक जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी को जहर देने के मामले में उनका कोई रोल नहीं है। बर्तानिया में रूस के सफीर अलेक्जेंडर याकोवेंको ने कहा है कि बर्तानिया ने अब तक रूस या बैन अवी एजेंसी को सर्गेई स्क्रिपल और उसकी बेटी तक रसाई नहीं दी, जो कि सरासर बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जी है। आपको बता दें कि रूस के साबिक जासूस सर्गेई स्क्रिपल को जुमे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो कई हफ्तों से जेर इलाज थे। वाज़ेह है कि ब्रिटेन ने सेलिब्री शहर में सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया को जहर दिया गया था। 5 मार्च को 66 साल के रिटायर्ड जासूस स्क्रिपल और उनकी 33 साल बेटी सेलिसबरी सिटी सेंटर में एक बेंच पर बेहोशी की हालत में मिले थे, तभी से उनका इलाज चल रहा था। बर्तानिया हुकूमत ने इसे नर्व एजेंट हमले के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया था और इस दौरान बर्तानिया और रूस के बीच हालात कशीदा हो गए हैं। We want to see him because for today nobody saw the pictures, nobody heard their voice, nobody saw whether they are alive or not. We don't know. That's why it's under the Vienna Convention. We should be sure that the person is alive, he is all right, or she is all right, and say, for example, I don't need your services, it's fine with us. So in this case, we'll close the story. But for the time being, we don't have access. So that's the problem. एक और छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं दुनिया की कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। इराक के आम इंतखाबात में मुक्तदा अल सदर के इत्तेहादी जमातों ने जीत दर्ज की है। इराक के इंतखाबी कमीशन ने आज हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। मुक्तदा अल सदर के इत्तेहाद को 54 सीटें मिली और मौजूदा वजीर आजम हैदर अल अबादी 42 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। लंबे वक्त तक अमेरिका के मुखालिफ रहे सदर खुद वजीर आजम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़े नहीं हुए थे। हालांकि इराक में नई हुकूमत में उनका अहम रोल होगा। मुक्तदा अल सदर के इस इत्तेहाद में उनकी खुद की पार्टी इस्तिकामा समेत 6 दीगर पार्टियां शामिल हैं। इस गठबंधन में इराकी कम्युनिस्ट पार्टी भी है। नई सरकार की तश्कील का अमल 90 दिनों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो खराब मुजाहरे के बावजूद हैदर अल अबादी फिर से पीएम बन सकते हैं। पहले दौर की काउंटिंग के बाद सैरून इत्तेहाद को 92,219 वोट मिले और उन्हें 4 सीटें मिली, जबकि फतेह इत्तेहाद को 83,070 वोट मिले और उन्हें 3 सीटें मिली। विक्ट्री अलायंस को 71,971 वोट मिले और उन्हें 3 सीटें मिली, जबकि दूसरे दौर की काउंटिंग में सैरून इत्तेहाद को 4, फतेह इत्तेहाद को 3 और विक्ट्री अलायंस को 3 सीटें मिली। वहीं तीसरे दौर की काउंटिंग के बाद सैरून इत्तेहाद को 5, फतेह इत्तेहाद को 2 सीटें मिली हैं। इधर मलेशिया के साबिक पीएम नजीब रज़ाक के अपने घर दफ्तर पर पुलिस छापे पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की। नजीब के वकील ने कहा कि जिस तरह बिना नोटिस के पुलिस ने
नजीब के घर पर छापा मारा है वो सही तरीका नहीं है। उनके मुताबिक पुलिस उनके घर का सामान और कपड़े तक ले गई। वहीं नजीब रज्जाक ने कहा कि वो जांच में पूरी मदद के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बदनवानी के इल्जामात का सामना कर रहे साबिक पीएम नजीब रज्जाक के दफ्तर और घर समेत 6 जगहों पर छापा मारा गया है। इस छापे में पुलिस ने नकदी, जवाहरात और कई लग्जरी सामान से भरे 72 बैग बरामद किए हैं। डिजाइनर हैंडबैग से भरे 300 बॉक्स भी बरामद किए गए हैं। नजीब पर सरकारी कंपनी एक MDB से $70 करोड़ अपने निजी अकाउंट में मुंतकिल करने का इल्जाम है। उन्होंने हालांकि इससे इनकार किया। Dato Sri Najib has assured the authorities that he will cooperate to the best of his ability. He will be reasonable. So we find that this is not necessary. You could have waited for the daughter to come, the son to be there, point out this is what, then you take, But anyway, we are not complaining against the police. We are just saying that the manner of seizure. अफ्रीकी मुल्क कांगो के एक बड़े शहर में इबोला के 3 नए केस सामने आए हैं। कांगो के वजीर सेहत का कहना है कि बंडाका नामी शहर में 3 खासतौर से 3 मजीरों में इबोला के वायरस पाए गए हैं, जबकि 21 मुमकिना केसेस भी दरियाफ्त किए गए हैं जिनकी जांच चल रही है। कांगो में इबोला वायरस गांव के जरिए शहर की तरफ फैल रहा है। आपको बता दें कि कांगो में इबोला फैलने के ताजा वाकयात में अब तक 23 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि दर्जनों इसके वायरस से कहीं ना कहीं इसकी जद में आए पाए गए। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने हालात को देखते हुए इबोला वैक्सीन कांगो भेजा ताकि इस महामारी को रोका जा सके। Part of our response now in all major outbreaks is looking at the research agenda and the agenda for products that may be investigational but have proven to be safe and effective. And that's really the auspices under which we're using the Ebola vaccine, which is also an investigational product but has proven safe and effective. और अमेरिका के हवाई जजीरे में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आतिशफशां धमाका हुआ है। किलाएवा आतिशफशां कई दिनों से आग उगल रहा था, लेकिन कुछ दिनों में इसके धमाके हो रहे थे। कुछ दिनों से आतिशफशां इतनी जोर से फटा कि इसके फटने के बाद इसका लावा 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई तक उछला। आतिशफशां फटने से कई जगहों की जमीन भी फट गई, चारों तरफ लावा फैल गया। इन तस्वीरों में आतिशफशां का खतरनाक रूप आप देख सकते हैं। ये 2 तस्वीरें दिन और रात की हैं। आतिशफशां फटने के बाद आसपास के शहरों में जहरीली गैस फैल गई और इससे सल्फर डाइऑक्साइड समेत कई जहरीली गैसें निकल रही हैं। आसपास के शहरों और इलाकों को खाली कराया गया। महफूज मकामात पर लोगों को जाने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि यहां गुज़िश्ता कई दिनों में 500 बार जलजले के झटके महसूस किए गए। बरतानवी शाही खानदान के प्रिंस हैरी और अमेरिकी अदाकारा मेगन मार्कल शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी विंडसर महल में वाक़ सेंट जॉर्ज चैपल में हुई। प्रिंस हैरी और मेगन इस शादी के बाद ससेक्स के ड्यूक और डचेस के तौर पर जाने जाएंगे। मेगन की वेडिंग को अगर हम बात करते ड्रेस डिजाइनर, ब्रिटिश ड्रेस डिजाइनर क्लेयर वेट केलर ने डिजाइन किया। उनकी ड्रेस को शादी में ओपरा विनफ्रे, जॉर्ज क्लूनी और डेविड बेकहम समेत 600 से ज्यादा मेहमानों ने शिरकत की। इस शाही शादी में प्रियंका चोपड़ा भी हिंदुस्तान से शामिल हुई हैं और हजारों लोग विंडसर पैलेस के बाहर से इस सेरेमनी को देखने के लिए जमा हुए। इस शादी पर कुल 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। मेगन मार्कल एक अमेरिकी अदाकारा हैं और प्रिंस हैरी से 3 साल बड़ी हैं। इतना ही नहीं, वो 2011 में अमेरिकी एक्टर प्रोड्यूसर से शादी भी कर चुकी हैं। हालांकि 2 साल बाद उनका तलाक हो गया। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी का ऐलान पिछले साल दिसंबर में हुआ था। यह ऐलान सबसे पहले हैरी के वालिद प्रिंस चार्ल्स ने ही किया था। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।